ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ एजुग्रोन। आज का आपका चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी क्लास 11। और आज का ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा बेसिक और डिटेलिंग चैप्टर है। आपने क्लास 8 में भी पढ़ी होगी, सेल 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारा पूरा बॉडी बनाता है, ठीक है, सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो ये अपन 6th 7th 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो बायोलॉजी क्लास 11th में इतना क्या स्पेशल है सेल के बारे में वो देखेंगे, ठीक है। अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, सब कुछ, न्यूक्लियस वगैरह, सेल के अंदर जितना भी पार्ट है सबको अपन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह बताता हूँ जी। तो मैंने मार्कर ऑन कर लिया है। तो देखो सेल जो है ये आपका चैप्टर, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो आपको 3 क्वेश्चन ला के देता है। ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन आपको ला के देगा अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ठीक है। और सेल आप सभी जानते हो, एक बेसिक इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। यहाँ पे देखो ये सेल है जैसे मान लो, ठीक है। और सेल के अंदर आप सभी जानते हो, वेट ए सेकेंड में मार्कर चेंज कर जी। सेल के अंदर आप सभी जानते हो, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। इस तरह से साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। फिर आप सभी को पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो सेल के बीचों बीच एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये बात आप सभी को पता है, तो यहाँ बीच में न्यूक्लियस बना दिया। तो इस तरह से अपने को पता है कि सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। और फिर अगर मैं बात करूँ सेंटर में न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये अपन देखते आ रहे हैं बचपन से। अब यही सेल में आपको राइबोसोम देखने को मिल जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाता है। इस तरह से सारे सेल ऑर्गेनल अपन को देखने को मिल जाते हैं। और अब ये सेल बनी कैसे, इसके ऊपर कौन से साइंटिस्ट ने क्या कहा, ठीक है, वो सब आज अपन देखने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता होगा तभी आप आगे जो मैं एमसीक्यू कराने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में उसे कर पाओगे सही से। तो स्टार्ट करते हैं सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन से। देखो क्या लिखा है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं सेल क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी पूरी बॉडी का हिस्सा बनी है सेल से, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बना, टिश्यू से ही ऑर्गन बना, ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ह्यूमन बॉडी बनी पूरी। तो सेल से ही बने हम, एक सिंगल सेल से हम बने हुए हैं। बाद में सेल जो है डिवाइड होती गई, ग्रो होती गई। तो सेल डिवीजन से हम बने, कोशिका विभाजन कहते हैं हिंदी, ठीक है। तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय शिल्डन एंड श्वान। अब क्या हुआ था, एक सेल थ्योरी आई थी जो कि दी थी शिल्डन और श्वान ने, ठीक है। श्वान जो था जूलॉजिस्ट था, ठीक है। क्या था ये, जूलॉजिस्ट था, बहुत शानदार साइंटिस्ट था ये। श्वान जो था जूलॉजिस्ट था, ठीक है। तो सेल थ्योरी दी थी शिल्डन एंड श्वान ने। ये पूछा जाता है आपको काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और इस थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, ये काफी कम लोग जानते हैं। एंड वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विक्रो, ठीक है। ये रुडोल्फ विक्रो ने बोला था एक वर्ड, मैं आपको बता देता हूँ, ओमनी सेलुला, ठीक है। फिर बोला ई सेलुला। ये किसने बोला था, रुडोल्फ विक्रो ने बोला था। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी दी थी शिल्डन एंड श्वान ने, और सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था अपने रुडोल्फ विक्रो भाई साहब ने। और इन्होंने क्या बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। मतलब जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, ऐसा सब। तो ये बोला था अपने रुडोल्फ विक्रो भाई साहब ने। चलो अब देखते हैं इनके पॉइंट्स। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, फिर चलते हैं इनके पॉइंट्स पे। अच्छे से आप समझते जाना, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। हम सभी जानते हो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं बोला जैसे ये मान लो डोरेमोन बना देता हूँ तुम्हारे लिए मैं, तुम्हारा फेवरेट बचपन का। अब थोड़ा बहुत तो सिमिलर होगा ही है, हालांकि ज्यादा ड्राइंग अच्छी है नहीं मेरी। तो जैसे ये मान लो डोरेमोन ही है, तो ये डोरेमोन कैसे बना है, तुम्हारा सेल से ही बना है, ठीक है। अगर एग्जांपल दूं कि डोरेमोन शक्ल का कोई इंसान है तो वो कैसे बना है, सेल से ही बना है। तो पहला ये लिखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट जो है सेल के, उन्हीं से बना है इंसान। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये बोला किसने था, ये जो लाइन है सेकंड वाली, ये वाली मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली, ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये लाइन दी थी अपने रुडोल्फ विक्रो भाई साहब ने। उन्होंने बोला था ना ओमनी सेलुला ई सेलुला, तो उसका मतलब यही है कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। आप जब क्लास 12th में जाओगे तो वहां पे इवोल्यूशन पढ़ोगे,
तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सेल जो है बनी कैसे, बिग बैंग थ्योरी वगैरह आप पढ़ोगे, काफी ज्यादा डिटेलिंग आप पढ़ोगे, ठीक है। पर अभी अपने को क्लियर है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी दी थी शिल्डन और श्वान ने, और सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विक्रोन, ठीक है। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, एंड ऑल सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बोला था? ये बोला था रुडोल्फ विक्रोन ने। इनका एक ही स्टेटमेंट था, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले तो ये मैं डोरेमोन हटाता हूँ, काफी गंदा बना है मुझसे, क्योंकि पेंट अप ऐसे ही बनता है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो अपन देखेंगे अब प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो देखो प्रोकैरियोट्स क्या, ठीक है, ये जो है सिंगल सेल, ये प्रोकैरियोट, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो होते हैं यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये अगर बात करूँ तो ये है प्रोकैरियोट, क्या है ये? प्रोकैरियोट्स। अगर वहीं मैं बात करूँ मल्टी सेलुलर की, तो ये है यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट सिंगल सेलुलर मतलब सिंगल सेल, और जो यूकैरियोट्स है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये आपको क्लियर होगा, कब से अपन पढ़ते आ रहे हैं। और भी अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। पर ये आपको ज्यादा काम का नहीं है, आपको 6-7 पॉइंट याद रखने हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो अलग अलग तरीके से होता है, और यहाँ पे अलग होता है अपना अपने यूकैरियोट्स में। अपन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो वो सब आप जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाते जाओगे, अभी क्लास 12 में जेनेटिक्स पढ़ोगे, तो वहां पे आपको सब क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। मैंने बताया है कि जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। अब देखो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उसमें न्यूक्लियस जो है ट्रू नहीं होता, ठीक है। इंसिपिडस न्यूक्लियस होता है, एक तरह से फॉल्स न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस अगर सही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। होती नहीं है तो कैसे एनवेलप होगा, ठीक है। मैनी बैक्टीरिया कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जैसे प्लाज्मिड। तो प्रोकैरियोट्स की बात चल रही, तो प्रोकैरियोट्स कौन होंगे? अपन तो होंगे नहीं, अपन तो सब क्या है, यूकैरियोटिक, ठीक है। अपन तो सब मल्टी सेलुलर है, प्लांट भी मल्टी सेलुलर है, अपन भी मल्टी सेलुलर है। प्रोकैरियोट्स कौन होंगे? प्रोकैरियोट्स होंगे बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे माइकोप्लाज्मा, ठीक। तो ये जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाते जाओगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। वैसे अपन ने देखा था प्लांट डाइवर्सिटी में जो प्रोकैरियोट्स थे वो क्या थे, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जिसको हम बोलते थे जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ड, कि उसकी शेप फिक्स नहीं। तो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में इतना ही देखा कि सेल के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, सेल होती क्या है, सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर अपन ने देखा सेल थ्योरी आई थी, शिल्डन एंड श्वान ने दी थी, फिर उसको मॉडिफाई करा था रुडोल्फ विक्रोन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको यहाँ पे डायग्राम्स दे रखे हैं जो कि एनसीईआरटी के हैं। इस लेक्चर में अपन सारे डायग्राम्स कवर करेंगे ताकि आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर देखो आप सभी जानते हो आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। तो उसका नाम कैसे याद रखोगे आप, इसकी शेप कैसे याद रखोगे, आरबीसी। तो आर से याद रखना राउंड, बी से याद रखना बाई, सी से याद रखना कॉनकेव। देखो राउंड बाय कॉनकेव, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, राउंड बाय कॉनकेव, ठीक है। अगला देखो व्हाइट ब्लड सेल, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे डब्ल्यूबीसी। आप सभी जानते हो डब्ल्यूबीसी। इसमें कैसा मूवमेंट होता है, एमीबॉइड मूवमेंट होता है, एमीबॉइड मूवमेंट होता है इसमें डब्ल्यूबीसी में। अगला दे रखा है आपको कॉलुमनर एपिथेलियल सेल, जो लॉन्ग होती है, नैरो होती है, और जिनका न्यूक्लियस जो है नीचे होता है, बेस में होता है, नीचे की तरफ होता है। ये अपन ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पढ़ा था, तो वहां पे अपन ने कॉलुमनर एपिथेलियम अच्छे से पढ़ा। और ये भी पढ़ा था साथ में कि कॉलुमनर एपिथेलियम के ऊपर जो है सीलिया होते हैं, यहाँ पर फ्री सरफेस पे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। अगली दे रखी है आपको नर्व सेल। तो नर्व सेल आपने पढ़ी थी अच्छे से, देखो एक बार। नर्व सेल जो है इसमें ये ब्रांचिंग है, लंबी लंबी लॉन्ग होती है, ये बीच में न्यूक्लियस है इसका, ये ठीक है। तो आरबीसी की शेप हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम में इधर आ जाएगा मैच द फॉलोइंग, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और इधर आपको नाम नाम दे देंगे। तो आपको पता है आरबीसी जो है राउंड बाय कॉनकेव है, व्हाइट ब्लड सेल जो है मतलब डब्ल्यूबीसी जो है वो अमीबॉइड है, कॉलुमनर एपिथेलियम जो है लंबे होते हैं, उनकी फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और लॉन्ग एंड नैरो, और उनका न्यूक्लियस जो है बेस पे होता है। इस जगह न्यूक्लियस होगा, अगर ये कॉलुमनर है तो इस जगह न्यूक्लियस होगा बिल्कुल नीचे, बीच में नहीं होगा, नीचे होगा, क्योंकि ये लंबी है कॉलुमनर। नर्व सेल की बात करें तो फैली हुई है, ब्रांचिंग है, ब्रांच्ड है। और उसके बाद में बात करूं, ट्रैकिड दे रखा है आपको यहाँ पे, मेसोफिल दे रखा है, ठीक है, ट्रैकिड दे रखा है, मेसोफिल। तो आपने प्लांट पढ़ा होगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, डायवर्सिटी में, ठीक है। तो वहाँ पे बता रखा था ट्रैकिड क्या है, मेसोफिल क्या है।
तो ये कुछ डायग्राम है, डिफरेंट शेप ऑफ सेल है, ठीक है। ये ट्रैकिड है, एलोंगेटेड है, ये राउंड एंड ओवल है, ये नर्व सेल है, ये लॉन्ग है, अलग अलग तरह की सेल्स मैंने आपको बताई। चलो अब देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट को तो रखते हैं 2 मिनट साइड में, अब मैं समझाता हूँ वो ध्यान रखना, फिर थ्योरी पढ़ देंगे आपके लिए, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो पॉजिटिव बैक्टीरिया वही होगा जो ग्राम स्टेनिंग दे। यहाँ पे क्या होता है ग्राम स्टेनिंग, मैं साइंटिस्ट का नाम बोल रहा हूँ पर आपके काम का तो है नहीं। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग दी थी। इन्होंने क्या करा था, कुछ डाइज यूज करी थी, जैसे इन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प ली, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना माइक्रोस्कोप अपन बैक्टीरिया को देख लेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प ली इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, कुछ डाइज ली और जो बैक्टीरिया पता करने थे उन बैक्टीरिया को लिया, उन बैक्टीरिया के ऊपर डाइज डाली, ठीक है। अब वहां पे क्या करेंगे हम, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और जैसे ही माइक्रोस्कोप से देखेंगे अगर वो ग्राम स्टेनिंग होंगे तो वो दिख जाएंगे, कलर शो कर देंगे, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग करते होंगे मतलब पॉजिटिव होंगे तो, और अगर नेगेटिव होंगे तो वो कलर शो ही नहीं करेंगे। तो यही बात है कि अगर ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव वाले होंगे तो वो कलर शो कर देंगे, जैसे पर्पल कलर शो करते हैं, और नेगेटिव वाले जो है पिंक करते हैं। तो इस तरह से आपको पता करना है कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डाइज यूज करके ये बताया था हमें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं और नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। पॉजिटिव हमें क्लियर है, नेगेटिव हमें क्लियर है। अब देखो मैंने बात करी थी प्रोकैरियोटिक सेल की, तो मैंने आपसे बोला था प्रोकैरियोटिक सेल मतलब यूनिसेलुलर, मतलब सिर्फ एक सिंगल सेल, जैसे मान लो ये सिंगल सेल। अब सेल है तो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस तो है पर अधूरा है, और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, क्योंकि ये पिछड़े जाति का है। अब दूसरी बात कि यहाँ पे जो है सेल ऑर्गेनल जो है, जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और भी वैक्यूल वगैरह है, तो उनके ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन मिलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन मिलते हैं, न्यूक्लियस पे भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और प्रोकैरियोटिक मतलब होता है यूनिसेलुलर। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। प्रोकैरियोट में फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है, तो ये सब आपको थोड़ी बहुत बातें जो है ध्यान रखनी, ठीक है, क्योंकि आपके लेवल की इतनी है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करी तो सेल विच लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मैंने भी आपको बोला कि इसके पास अच्छा खासा न्यूक्लियस नहीं होता, और ना इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, ये मैंने आपको सब बोला। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, वेट अ सेकंड। यहाँ पे देखो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, मैंने आपको बोला था माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, सेल विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अपने अंदर तो न्यूक्लियस अच्छा है भैया, अपनी सेल में न्यूक्लियस बहुत अच्छा, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है अपन, क्योंकि अपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी मेम्ब्रेन है, ठीक है। अपने अंदर जो भी ऑर्गेनल है सबके अंदर मेम्ब्रेन है, एक्सेप्ट राइबोसोम, वेसल बॉडी, सेंट्रियोल, ये तीन जो है हमारे अंदर मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है। याद रख लो। कैसे याद रखोगे, अगर यूकैरियोटिक में भी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन की मैं बात करूं तो होते हैं राइबोसोम, वेसल बॉडी और सेंट्रियोल। ये तीन ऑर्गन जो है, सॉरी ऑर्गेनल, ये तीन ऑर्गेनल जो है हमारे सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मेम्ब्रेन लेस होते हैं। कौन, राइबोसोम, वेसल बॉडी, सेंट्रियोल, ठीक है। और यूकैरियोट्स कौन होते हैं, हम एनिमल्स, ठीक है, हम यूकैरियोट्स है। ये देखो यहाँ पे, ये हम एनिमल जो है यूकैरियोट्स है, फंजाई है, प्लांट है वो भी यूकैरियोट है, ठीक है, प्लांट भी यूकैरियोट्स होते हैं सारे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा, ग्राम नेगेटिव कौन सा, प्रोकैरियोटिक कौन सा, यूकैरियोटिक कौन सा, सब इजी है, काफी इजी है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोट है तो मतलब न्यूक्लियस अच्छा नहीं होगा, प्रोकैरियोट है तो मतलब ऑर्गेनल के ऊपर जो है मेम्ब्रेन नहीं होगी, प्रोकैरियोटिक है मतलब यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्रोकैरियोटिक है मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। तो जितने भी पॉइंट जो बेकार बेकार से लग रहे हैं वो सारे प्रोकैरियोट के, और जो अच्छे अच्छे हैं वो सारे यूकैरियोट के। हालांकि हमने बात करी कि यूकैरियोट में भी राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, ये तीनों मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं होते, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाम से पता लग रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे एटीपी खर्च होना, एटीपी जो है यहाँ पर कंज्यूम होगी, हमारी बॉडी की एटीपी यहाँ पर यूज होगी, उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, गो विद द फ्लो, कहते हैं ना फ्लो के साथ चल जा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पैसिव में, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक तरफ जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है, तो क्या होता है कि ज्यादा से कम की तरफ जाता है। आपको पता है जैसे एक तरफ, दो तरफ पानी है, देखो
दो टंकी है, एक का लेवल इतना है, एक का लेवल इतना है। तो अब ये यहाँ पे मैंने होल कर दिया, तो ये क्या होगा, ये लेवल धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर से पानी जो है इधर आता जाएगा। अब आपको धक्के तो लगाने नहीं पड़ेंगे कि पानी जा पानी जा, अपने आप चल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना है बिना एटीपी खर्च करे। मैं कोई ताकत थोड़ी ना लगा रहा हूँ कि भाई जा, अपने आप मैंने होल किया तो अपने आप लेवल में आ गया, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी मुड़ रहा है, या कोई भी मॉलिक्यूल या कुछ भी। ठीक है, तो वो विदाउट एटीपी हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वेट अ सेकंड, चलते हैं अपन। ये देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये लिखा है मैंने कि हायर से लोअर जाओ विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, मतलब विदाउट एटीपी का खर्च करे, हायर से लोअर जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या है, हम अगेंस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है। अब इधर से इधर जाना चाहिए था, ज्यादा से कम जाना चाहिए था, पर हम यहाँ क्या चाहते हैं कि यहाँ से कम से ज्यादा की तरफ जाए। तो हमें फिर प्रेशर अप्लाई करके, कैसे भी एटीपी कंज्यूम करके, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे एटीपी कंज्यूम होगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपको क्लियर हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, आपको क्लियर हो गया प्रोकैरियोट कौन, यूकैरियोट कौन, ग्राम पॉजिटिव क्या जो कि स्टेनिंग दे दे, ग्राम नेगेटिव क्या जो कि स्टेनिंग ना दे, मतलब डाइस से। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए आपको। आगे चलते हैं, उससे पहले स्लाइड क्लियर कर देता हूं मैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है अपने को, चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है पीपीएलओ। तो मैंने आपको बोला है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, चलते हैं इस पे। पीपीएलओ क्या होता है, माइकोप्लाज्मा को ही हम कहते हैं पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा जो कि प्रोकैरियोट है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, पीपीएलओ। या फिर इसी माइकोप्लाज्मा को हम कहते हैं जोकर। क्यों कहते हैं इसको हम जोकर, क्योंकि इसकी शेप फिक्स नहीं होती। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक होता है, और प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि इसकी शेप फिक्स नहीं होती। तो हमने देखा था, देखो यहाँ पे हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड, या फिर पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नालायक को पीपीएलओ बोल रहा हूँ, पीपीएलओ नहीं बोल रहा, ध्यान रखना, अब तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, पीपीएलओ। अब देखो यहाँ पे दो डायग्राम आपको दे रखे हैं, दो तीन डायग्राम आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इन डायग्राम से भी क्वेश्चन बनता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है, देखो, डायग्राम शो कंपैरिजन बिटवीन यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिज्म। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारी सेल है, देखो कितनी वेल डेवलप्ड सेल है हमारी, देख लो तुम। यहाँ पे क्या नहीं है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस से अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे सॉरी बता रहा हूँ, ये हमारा जो है, वेट सेकंड, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा न्यूक्लियस है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, इससे अटैच ईआर है। ठीक है, पूरी तरह से सेल जो है हमारी वेल डेवलप्ड है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अभी तक मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पीपीएलओ का माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है, प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ ये यूकैरियोटिक की सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है न्यूक्लियस है, और ये जो अटैच है यहाँ पे न्यूक्लियस से, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है, ये टिपिकल बैक्टीरिया, कोई भी एक बैक्टीरिया लेके देख रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 से 2 माइक्रोमीटर का है। एक पीपीएलओ है ये, जो माइकोप्लाज्मा होता है, ये सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर का है। ध्यान रखना, साइज पूछी जाती है आपको डायग्राम से उठा के, इस तरह से साइज पूछते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, इधर आपको करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, नीचे देंगे बैक्टीरियल सेल, नीचे देंगे पीपीएलओ, और इससे लास्ट में देंगे वायरस। ठीक है, और इधर आपको दे देंगे 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, इधर दे देंगे 10 से 20 माइक्रोमीटर, इस तरह से 0.2 से 2 माइक्रोमीटर। आपको कहेंगे मैच करो, तो ध्यान रखना हर किसी की साइज आपको याद होनी चाहिए। जैसे यूकैरियोटिक सेल की क्या है, 10 से 20 माइक्रोमीटर। वहीं अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ की 0.1 माइक्रोमीटर, वायरसेस की 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। तो इस तरह से आपको सबकी साइज याद होनी चाहिए, और डायग्राम का नाम भी पता होना चाहिए कि पीपीएलओ क्या, मान लो डॉट डॉट दे दिया, पूछ लिया क्या है, तो अपन को सब कुछ आना चाहिए। समझ रहे हो, एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन, और पूरा चैप्टर अपना कवर होना चाहिए। चलो, सेल एनवेलप की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ टाइटली 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। देखो क्या बात कर रहा हूं मैं, वेट अ सेकंड,
यहाँ चलते हैं पहले पास में थोड़ा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये सेल है, ठीक है। अब खास बात क्या है कि अपनी जो सेल है, ये जो अपनी टोटल सेल है, अब यहाँ पे क्या है, सेल वॉल नहीं होती, मैमल्स में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट में सेल वॉल होती है, ध्यान रखना। हम में तो सेल वॉल नहीं है, आप देख लो, तीन ही अपन सब डेलिकेट ही हैं, लचीले हैं पूरे, कोई सेल वॉल नहीं है अपने अंदर, क्योंकि सेल वॉल तो क्या होती है, हार्ड होती है। अब आप प्लांट को जाके उसकी बार्क को, मतलब उसको हिंदी में बोलो तो उसकी छाल को टच करोगे, या फिर आप उसको मुक्का मारने जाओगे, जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, अब मैं इसको मुक्का मारने जा रहा हूँ, ठीक, तो मेरे लगेगी या प्लांट की लगेगी, मेरी लगेगी, क्योंकि प्लांट की जो सेल है उसमें सेल वॉल है, सेल वॉल जो है हार्ड होती है, अगर मैं उसको मुक्का मारने जाऊंगा ना तो मेरी सेल मेम्ब्रेन सारी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास सेल वॉल नहीं है, हमारे पास सेल वॉल नहीं है, प्लांट के पास सेल वॉल है, और सेल वॉल हार्ड होती है, तो ये हार्ड है, अपन बेचारे ऐसे ही, मेरी लग गई, और अगर ज्यादा तेज मारूं तो टेम्पर फूट जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया ना तुम्हें। तो अभी मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास देखो तीन लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है बाहर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल होती है, अपने अंदर ही नहीं है बस, ठीक है, समझ रहे हो, अपने अंदर ही नहीं, प्रोकैरियोट में भी होती है। और प्रोकैरियोटिक में आपको फंक्शन पता होना चाहिए, सेल वॉल का प्रोटेक्शन का काम है। सेल वॉल अगर कहीं भी आपको पूछे कि क्या काम है, एक तो सेल की शेप को मेंटेन रखना, प्रोटेक्शन करना, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को ना आने देना, ठीक है, ये सब फंक्शन होते हैं सेल वॉल के। तो देखो यहाँ पे तीन लेयर होती है प्रोकैरियोट्स में, एक होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है, एक अपना सेल वॉल है, एक अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक तो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है बाहर पहले तो, ठीक, फिर अपनी सेल वॉल, और फिर है अंदर सेल मेम्ब्रेन, तो तीन लेयर है। सबसे पहला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, फिर हो गया सेल वॉल, फिर हो गया सेल मेम्ब्रेन। और अगर अपने अंदर बात करूँ तो अपने अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। क्यों सर, ये पार्शियलिटी क्यों, अरे भैया अपन तीन डेलिकेट है यार, देखो कितना नरम नरम, ठीक है। और बैक्टीरिया तभी तो जिंदा रह लेते हैं, इतनी इतनी इनके पास प्रोटेक्शन लेयर होती है कि उनकी सेल मरती नहीं। कुछ बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, अब वो बैक्टीरिया कैसे होता है, टाइफाइड में कैसे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, जब भी हम गंदा खाना खाते हैं। तो आपने सोचा नहीं यार, गंदा खाना तो हमने खा लिया, चलो मान लिया कि साल्मोनेला टाइफी अपने बॉडी में चले गए, और अपना जो स्टमक है वहाँ HCl है, और वो तो इतना हाईली एसिडिक होता है कि वहां तो कुछ जाती ही सेल टूट जानी चाहिए, फट जानी चाहिए, पर फिर भी बच जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल फिर भी बच जाती है, तभी तो हम बीमार पड़ते हैं। सोचो, हमारे मुंह का लाइसोजाइम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सेल को, बैक्टीरिया सेल को, होगा तो होगा, 99% बैक्टीरिया तो मर जाते हैं। यहाँ पे कितने बैक्टीरिया है, ऐसा हवा में यूं कर रहा हूँ तो हजारों बैक्टीरिया, ठीक है, मैं तो सांस ले रहा हूँ तो हजारों बैक्टीरिया जा रहे हैं, पर वो मर रहे हैं, पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी, ठीक है, समझ रहे हो, जो हमें बीमार करनी है। चलो, ये बात क्लियर हो गई, कहानी बहुत हो गई, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मीजोसोम इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोट्स में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वेट सेकंड बताता हूँ, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है सेल है। अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें जो है एक्सटेंशन आ जाते हैं, इस तरह से एक्सटेंशन आ जाते हैं, और इस एक्सटेंशन को, इस उभार को मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ मीजोसोम। तो प्रोकैरियोट्स में जो है मीजोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ध्यान रखना। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, मीजोसोम होता है, और यूकैरियोट्स में, अरे सर अपने अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अपन तो वेल डेवलप्ड, ठीक। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, अच्छे से देख लो इसको, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, यहीं पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये है गोल्जी एपरेटस, पैकिंग का काम है इसका, ठीक है, ये पैकिंग का काम करता है। इधर है अपना, सबसे मिलवाता हूँ आपको, मेरे घर के रिश्तेदार हैं सारे, ठीक है, ये है माइक्रोविलाई, ये जो है मूवमेंट का काम करता है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है थिन होता है, डेलिकेट होता है, मतलब लचीला होता है, और प्रोटेक्शन भी करता है। ये है सेंट्रियोल, जो कि नर्व सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। ये है पेरोक्सिसोम, ये है लाइसोसोम, और ये भाई साहब थोड़े स्पेशल है। लाइसोसोम के पास जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब हाईली एसिडिक एंजाइम्स होते हैं, और अगर ये बाहर निकल गए लाइसोसाइम में से, अगर ये एंजाइम जो है बाहर निकल गए, सेल में आ गए, ठीक है, जैसे ये सेल है, और सेल के अंदर ये क्या है, लाइसोसोम, और इसके अंदर जो है एंजाइम है, एंजाइम, गलती से अगर लाइसोसोम को कुछ हुआ तो ये एंजाइम जो है सेल में आ जाएंगे, और सेल जो है खत्म हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, लाइसोसोम आपको क्लियर है। अब देखो राइबोसोम, राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है। दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। एस का मतलब होता है सेडवर्ग यूनिट, हमारा एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था राइबोसोम के बारे में बताया था, तो 70S 80S। अब आपको देखने ही पता लग रहा होगा कि जो 80S है, जो अच्छा वाला है, वो तो यूकेरियोट्स में मिलेगा,
और जो 70S है ये वाला, ये किसमें मिलता है? प्रोकैरियोट्स में मिलता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए अब तक, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो अपन ने सबसे मिला माइक्रोविलाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है, दो तरह का होता है, 70 ATS। 70S में मैंने देख लिया, ATS अपन ने देख लिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, रफ और स्मूथ दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। रफ जो है प्रोटीन बनाने के काम आता है, RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का क्या रोल है? जैसे ये मान लो सेल है तुम्हारी, और सेल के अंदर चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पर जो है ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है कुछ, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। तो अब जैसे ये सेल है, सेल के अंदर चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनल है उसको यहाँ पे जाना है, इस ऑर्गेनल को यहाँ पे जाना है, तो वो किसकी मदद से जाएगा? विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म, वो ऐसे फ्लो होते हुए चल जाएगा। और साइटोप्लाज्म जो होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा डाल दो तो बह जाएगा, विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा होता है? विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म विस्कस फ्लूइड होता है, यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, आते हैं वापिस इधर। देखो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है कमांड सेंटर होता है सेल का। न्यूक्लियस की वजह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। कमांड सेंटर ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियोलस की बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के ऊपर क्या मिलेगा? न्यूक्लियर एनवलप। और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ। रफ किसे कहते हैं हम? जो माइटोकॉन्ड्रिया से अटैच हो, जैसे ER जो है हमारी अटैच है, तो सॉरी न्यूक्लियस से, तो उसे हम कहेंगे रफ। और स्मूथ किसे कहेंगे? जो अटैच ना हो, फ्री हो, ठीक। तो ये था अपना पूरा सेल, और उसके बारे में एक ही चीज मैंने आपको बताई हल्की हल्की, आराम से आगे देखते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे थ्योरी वगैरह लिखी हुई है, आप देख सकते हो। इसको मैं आपको एक बार ऐसे बता देता हूँ कि मेसोसोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। जो मेसोसोम होता है, जो कि मैंने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना है, तो मेसोसोम वो जो है सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। DNA रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब मेसोसोम के फंक्शन आपको मैंने यहाँ पे बता रखे हैं कि मेसोसोम का फंक्शन क्या है। रेस्पिरेशन का भी है, सिक्रीशन का भी है, DNA रेप्लिकेशन का भी है, ठीक है। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रोल है प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम का, क्योंकि अपने अंदर तो क्या है? अपने अंदर तो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब देखो, जो बैक्टीरिया सेल होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल से मेरा क्या मतलब है? मोटाइल से मतलब है कि वो मूवमेंट भी कर सकते हैं, नॉन मोटाइल से मेरा मतलब है कि वो मूवमेंट ना भी करें, ठीक है। मोटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास होते हैं बड़े बड़े फ्लैजिला, इस तरह से फ्लैजिला होते हैं। और ये फ्लैजिला जो है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया सेल है, इसके ऊपर इस तरह से चारों तरफ फ्लैजिला होता है, और ये फ्लैजिला जो है मूवमेंट्स का काम कराता है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, वापस बता देता हूँ, वेट अ सेकंड। तो मैंने आपको बोला कि मान लो ये सेल है, और इस सेल के ऊपर जो है फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला में तीन पार्ट होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है फिलामेंट, एक होता है हुक, एक होता है बेसल वुड। तो कुछ बैक्टीरिया जो है मोटाइल होते हैं, कुछ है जो स्टैटिक होता है, हिलते डुलते नहीं। तो जो हिलते डुलते हैं उसमें क्या होता है? बड़े बड़े इस तरह से फ्लैजिला होते हैं। और ये फ्लैजिला को अगर मैं खोल खोल के देखूं, तो एक तरफ फिलामेंट है, एक तरफ हुक है, और एक तरफ बेसल वुड है, ठीक है। तो ये सब बात चल रही है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि राइबोसोम दो तरीके से होते हैं, ठीक है। मैंने कहा बोला था आपको, यहाँ पे देखो, एक बार ऊपर दिखा देता हूँ मैं। अपन ने देखा था कि राइबोसोम जो है दो तरीके से होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। अब जो 80S होता है वो टूटता है 60 और 40 में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसका जो यूनिट है वो है 50 और 30। तो ध्यान रखना, ये जो है यूनिट है। जैसे 70S राइबोसोम की बात करूँ तो 70S राइबोसोम are associated with plasma membrane and made up of two subunit। 70S राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है, एक होती है 50S, एक होती है 30S। और 80S की बात करूं कि यूकैरियोट्स में मिलते हैं 80S राइबोसोम, तो वहां पे जो दो सब यूनिट होती है वो होती है 60S, 40S। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करूं 70S की, तो 50S, 30S। क्लियर है। और राइबोसोम जो है, मैंने आपको पहले बता दिया, राइबोसोम जो है सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये स्लाइड हमें पूरी तरह से क्लियर हो गई, ठीक है। आ जाओ। अब देखो, यहाँ पे वही सब दे रखा है कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। वही सब अपन ने देखा था कि यूकैरियोट सेल में जो है न्यूक्लियस अच्छा होता है,
अब बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन आप सभी जानते हो, जैसे अब मैं दो तरह की सेल दिखाने वाला हूँ, आपको ध्यान से देखना। एक तो है अपनी यूकेरियोट्स की सेल। तो यूकेरियोट्स में क्या होता है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती है इस तरह से, ठीक है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारी सेल है। और अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स की, तो सबसे बाहर होगी सेल वॉल, ठीक, फिर होगी सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर होगी हमारी सेल। तो ये है हमारा प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और ये है अपन यूकेरियोट्स, ये अपन है, क्योंकि अपने अंदर सीधी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करूँ तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, देन सेल, ठीक है, सेल के अंदर की बात चलेगी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि अपन ने सेल थ्योरी तो देखी थी, जो कि शिल्डन और श्वान ने दी थी, फिर उसको सही करी थी रुडोल्फ विक्रो ने, मॉडिफिकेशन करा था थोड़ा। अब अपन देखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो सेल मेम्ब्रेन की थ्योरी दी थी अपने सिंगर और निकोलसन ने। अब ऐसा नहीं है कि इसका नाम सिंगर है तो ये गाने गाता है, नहीं, सिंगर नाम सरनेम है। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि विच ईयर, कौन से ईयर में जो है सेल मेम्ब्रेन की थ्योरी आई थी, या फिर कौन से साइंटिस्ट ने इस ईयर में सेल मेम्ब्रेन की थ्योरी दी थी। तो सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 प्रपोज सेल मेम्ब्रेन की थ्योरी, ठीक है, या फिर आप बोल लो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि उसी का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इस थ्योरी में इन्होंने बताया था, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में इन्होंने बात की। According to this, quasified nature of lipid enable lateral movement of protein। क्या याद रखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस, जो क्वासिफाइड नेचर होता है लिपिड का, उसको ये एनेबल करती है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। देखो एक बार और देख लो कि सेल मेम्ब्रेन जो है सिंगर और निकोलसन ने बताया था 1972 में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। फिर आपको एक याद लाइन रखनी है कि क्वासिफाइड नेचर जो होती है लिपिड की, एनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन लिपिड बाइलेयर। तो ये लाइन जो है इस थ्योरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देती है, डिफाइन कर देती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे मान लो ये सेल थी अपनी गोल, ठीक है, और इसके ऊपर जो ये सेल मेम्ब्रेन थी इस तरह से, मैं इसे बना देता हूँ, ये जो सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब सारे मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देती, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है, सारों को नहीं आने देती, कुछ को आने देती है कि हाँ ये जरूरी है, हाँ ये ठीक है, ये हमें हार्म नहीं करेगा। तो सिलेक्टिवली परमिएबल, कंप्लीट परमिएबल नहीं है कि आ जाओ सब आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल। आपकी बर्थडे पार्टी हो रही तो ऐसा नहीं कि भंडारा मेन मेन दोस्त आ जाओ, बाकी सब, तो अपन भी क्या है सेल मेम्ब्रेन पर, कब अपन है बर्थडे के दिन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखो क्या क्या याद रखना है आपको, बीच में है इंट्रीगल प्रोटीन, ये आपको पूछा जाता है, नेमिंग पूछ लेते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ पे प्रेजेंट होती है फोस्फोलिपिड की बाइलेयर, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन, और ये शुगर का मॉलिक्यूल उस पे, ये तो हो गया बड़ा सा पेरिफेरल प्रोटीन, और यहाँ पे जो है ये शुगर का मॉलिक्यूल हो गया, ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर हो गई, और ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको बता दिया। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सबसे पहले तो आपको ये पूछेंगे ये डायग्राम किससे रिलेटेड है, बोलना सेल मेम्ब्रेन से। किसने दी थी, सिंगर एंड निकोलसन 1972, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फिर आपको नेमिंग पूछ लेंगे, ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये शुगर, ये इंट्रीगल प्रोटीन, ये ध्यान रखना बीच का, और ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे सेल वॉल की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बार और सुन लो। ये जो सेल वॉल होती है ये हार्ड होती है, कब से चिल्ला रहा हूँ मैं कि सेल वॉल जो है हार्ड है, रिजिड है, रिजिड मतलब भी वही, ठीक है, टफ है मतलब। तो ये नॉन लिविंग है, देखो सेल वॉल जो है नॉन लिविंग है। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर विच गिव शेप टू सेल। मैंने आपको बोला था कि एक तो प्रोटेक्शन का काम करेगी सेल वॉल, और एक जो है शेप प्रोवाइड करेगी सेल, ठीक है, डैमेज से बचाएगी, देखो मैकेनिकल डैमेज से बचा रही है, ठीक है, इन्फेक्शन से बचा रही है, और सेल टू सेल इंटरकनेक्शन बना रही है। जैसे मान लो ये सेल वॉल है, ये सेल है, ठीक है, ये क्या है सेल, और इसका कवर क्या है, ये सेल वॉल, ठीक है। वैसे ये क्या है सेल, और इसका कवर क्या है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करती है, एक सेल वॉल दूसरे सेल वॉल से इंटरकनेक्शन बना रही है, ठीक है, कनेक्शन बना रही है, इंटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरकनेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल। क्या कहना चाहता हूँ मैं, जैसे ये दो सेल है, इन दोनों के ऊपर ये क्या है, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ठीक है। तो ये जो है इंटरकनेक्शन बनाती है आपस की पास वाली सेल से, सेल वॉल। और सेल वॉल जो है, जैसे मान लो ये प्रोटेक्शन लेयर है, तो अब ये सेल वॉल क्या करेगी, किसी भी फालतू पार्टिकल को अंदर नहीं आने देगी। ऐसा नहीं होगा कि इसमें कुछ धूल वगैरह चल जाए, कोई भी, मतलब मैं मोबाइल के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, तो कोई भी फालतू पार्टिकल को अंदर नहीं आने देगी, ये ऐसा फैक्ट है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी सेल वॉल है, सेल वॉल जो है सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में काम आती है,
और बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, बड़े बड़े बेकार के मॉलिक्यूल को, अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल को आने नहीं देते। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो सेल वॉल जो होती है एल्गी की, वो बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनास और मिनरल। तो यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे? कप, ग्लास, मांगे, कॉफी, ऐसे याद रखना है। ये तो ग्लास से तो ये हो गया गैलेक्टेंस, मांगे से मनास, ठीक है, और ये कौन सा कैल्शियम वाला कप है, ठीक है, और सेलुलोज। तो सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, गैलेक्टेंस, मैनास, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि एल्गी की सेल वॉल कैसे बनी होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं सेलुलोज, गैलेक्टेंस, ठीक है, मैनास और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखना ऑप्शन में हल्का हल्का सा चेंज आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कार्बोनेट आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट वाले पे ही टिक करना है, सारे नाम एज इट इज होने चाहिए। अब देखो मिडिल लेमेला जो है वो बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की, ठीक है, जो कि होल्ड करके रखती है नाइब्रिक सेल को, पास वाली सेल को, पड़ोसी सेल को होल्ड करके रखती है कौन? मिडिल लेमेला, जो कि किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। अब देखो प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो करती है कनेक्ट करती है साइटोप्लाज्म ऑफ नाइब्रिंग सेल। जैसे ये जो है ये जो है दो साइटोप्लाज्म है, ये की है, एक ये। अब दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके कौन रखेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। मान लो ये बीच में जो है छोटा सा प्लाज्मोडेस्माटा, ये फिंगर में, तो ये कनेक्ट करके रखती है दो साइटोप्लाज्म को। तो प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या हो गया? दो साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। पहले मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत कहानी बना लो माइंड में, और जैसे ही कहानी बनेगी उसके बाद तो ये आसानी से हो जाएगा। डायग्राम आपको दे रखा है, देखो अपन ने पहले ही देख लिया, एक बार फिर भी मैं नाम वगैरह बता देता हूँ आपको। चलते हैं यहाँ पर, ये देखो न्यूक्लियस के बारे में अपन ने देखा, न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, ठीक है। और वैक्यूल जो है 60 से 70% जो है सेल को कवर कर लेता है। आप देख ही सकते होंगे कि अगर सेल के अंदर ज्यादा बात करूँ तो वैक्यूल है, ये पूरा पार्ट, ये वैक्यूल है, ये इतना इतना, ठीक है। तो ये क्या है? ये पूरा वैक्यूल है, ठीक है। तो क्लियर करते हैं, अच्छा खासा डायग्राम था, वैक्यूल के चक्कर में बिगड़ गया। चलो उसके बाद अपन ने बात करी कि सेल वॉल कहाँ थी, ये रही सेल वॉल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम, ये प्लांट की सेल देख रहे हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट है तभी क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगा। साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम, और यहाँ पे क्या होता है प्लांट में? माइक्रोट्यूब्यूल, प्लाज्मोडेस्माटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक, सब कुछ सेम है, बस एक तो सेल वॉल और एक अपना आ जाता है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक वैक्यूल वगैरह। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं कब से चिल्ला रहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर मैंने उसमें बोला था कि रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, तो यहाँ पे आ गया। अब फटाफट थ्योरी देख लेते हैं इसकी। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बनी होती है। जो ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वो डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे वो दो तरह से डिवाइड कर देता है, लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल। जो लुमिनल होता है वो इनसाइड ईआर, जो एक्स्ट्रा लुमिनल होता है वो साइटोप्लाज्म। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मेन बात क्या है यहाँ पे वो ध्यान रखो, बताता हूँ। पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखो मेन बात क्या है कि यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, राइबोसोम अटैच्ड टू आउटर सरफेस इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये जैसे मान लो ये जो है फोल्डिंग्स आपको यहाँ पे बता रखी है इस तरह से, ठीक है। वेट से यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरह से जो इनफोल्डिंग्स बता रखी है। अब इसके ऊपर अगर राइबोसोम आके अटैच हो जाता है तो ये तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये फ्री है, ये किसी से अटैच नहीं है, ऐसे ही घूम रही है बस, ऐसा फ्री है, तो ये हो गया स्मूथ। तो यहाँ पे देखो स्मूथ में क्या होता है, लेक राइबोसोम, मतलब राइबोसोम एब्सेंट होता है, यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रफ एंडोप्लाज्मिक की, तो राइबोसोम जो है आउटर साइड अटैच होता है, ठीक है। और राइबोसोम अटैच है तो प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा ही, और सिक्रेशन का काम होगा। एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर फटाफट देख लेते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया? आपने क्या बोला, अच्छे समझ में आ गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक अगर रेटिकुलम है तो राइबोसोम अटैच होगा, और राइबोसोम अटैच है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पे राइबोसोम नहीं होगा, और यहाँ पर जो है लिपिड बनता है। तो जो स्मूथ वाला है वो लिपिड बनाता है, जो रफ वाला है वो प्रोटीन बनाता है। रफ का मतलब अटैच होता है,
राइबोसोम, रफ का मतलब क्या अटैच होता है, राइबोसोम अटैच होता है ईआर से, और स्मूथ का मतलब है कि राइबोसोम अटैच नहीं होता, ईआर जो है फ्री रहती है और फ्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड बनाता है। अब तो क्लियर है यार, ठीक है, क्लियर है सर अब तो, ठीक है। अब देखते हैं एक सेकंड कहाँ पे मार्कर अपना, ये क्या इसका डॉट छोटा है ना, इसलिए मार्कर देखना कराती। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे राइबोसोम अटैच करे हुए दिखा रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये स्मूथ है, यहाँ पे कोई भी छोटे छोटे ऐसे ऐसे राइबोसोम अटैच करके नहीं दिखा है, बस सीधी सी बात। चले नेक्स्ट स्लाइड पे, क्लियर है ये सब। गोल्जी एपरेटस, पैकेजिंग का काम अगर कोई कर रहा है तो वो है गोल्जी भैया। हमारी सेल में अपन एक एक से मिल रहे हैं, क्या रे सर आप हो, क्या माइटोकॉन्ड्रिया सर आप हो, अच्छा अच्छा राइबोसोम सर आप हो, तो ऐसे अपन मिल रहे हैं गोल्जी एपरेटस से। चलो इसके भी हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ नहीं जोड़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे। देखो एक सेकेंड मेरा मार्कर, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस जो होता है कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, सिस्टर्नी से बनता है ये। अब यहाँ पे देखो टू फेसेस ऑफ द ऑर्गेनल कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। यहाँ पे क्या होता है, दो फेस होता है, देखो ध्यान से सुनना। एक होता है सिस फेस जिसे हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस, ठीक है, कौन सी फेस, फॉर्मिंग। एक होता है ट्रांस फेस, इसे हम कहेंगे मैच्योरिंग। तो जो फॉर्मिंग फेज है वो है सिस, और जो मैच्योरिंग फेज है वो है ट्रांस। तो गोल्जी एपरेटस में दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज, ट्रांस फेज। सिस फेज जो होता है फॉर्मिंग फेज होता है, जो ट्रांस फेज होता है वो मैच्योरिंग फेज होता है, ठीक है। और सिस फेज को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स। सिस फेज, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग क्या होता है ये, एक सेकेंड, ये होता है कॉन्वेक्स, और ये जो होता है ट्रांस वाला ये होता है कॉनकेव, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। तो गोल्जी ऑपरेटर्स दो तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं, सिस फेज, ट्रांस फेज। सिस फेज जो होता है फॉर्मिंग फेज होता है, कॉन्वेक्स होता है। ट्रांस फेज जो होता है मैच्योरिंग होता है, कॉनकेव फेज होता है। अब अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इसका फंक्शन तो आपको एक ही याद रखना है, पैकेजिंग। पैकेजिंग का काम कर रहा है हमारा गोल्जी ऑपरेटर, ठीक है। तो पैकेजिंग का काम कौन कर रहा है, गोल्जी। इंपोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, यहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, सॉरी, यहाँ से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के इंपोर्टेंट जो साइट है ये फॉर्मेशन का, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोलिपिड का। और गोल्जी एपरेटस को मैंने दो तरह से डिवाइड कर दिया। और मैंने पहली लाइन पढ़ी थी कि कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, तो यहाँ पे देखो ये, ठीक है। तो अगर आपको दिख जाए सिस्टर्नी लिखा हुआ तो आप क्या बोलोगे, ये तो गोल्जी एपरेटस है। ऐसा मीम बनता है, मीम गोल्जी एपरेटस, तो वैसे कि हाँ ये गोल्जी एपरेटस है, ठीक है, जहाँ भी आपको दिख जाए। तो अभी क्लियर है गोल्जी एपरेटस के यहाँ सब पैकेजिंग का काम आता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाने के काम आता है, साथ में जो है सिस फेज ट्रांस फेज। सिस फेज जो होती है फॉर्मिंग फेज होती है, ट्रांस जो होती है मैच्योरिंग होती है, सिस को हम कॉन्वेक्स कहते हैं, ट्रांस को हम कॉनकेव कहते हैं। कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। लाइसोसोम, मैं आपसे कब से बता रहा हूँ कि लाइसोसोम एक ऐसा है जो कि सुसाइडल बेग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, चले ऊपर थोड़ा सा, हाँ सुसाइडल बेग। क्यों बोला मैंने ऐसा सुसाइडल बेग, कि मान लो ये लाइसोजाइम है और इसमें जो है खतरनाक तरीके से हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और अगर गलती से ये लाइसोजाइम फट गया या गलती से ये लाइसोजाइम ब्रेक हो गया तो ये एंजाइम जो है साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं सेल की। ये सेल है और इसके साइटोप्लाज्म में कौन आ जाते हैं, ये एंजाइम। और जैसे ये एंजाइम इसके साइटोप्लाज्म में आएंगे, सेल जो है खत्म, सेल का हो गया सुसाइड। वो मीम देखा आपने राहुल गांधी का, खत्म, टाटा गुड बाय, गया, तो वैसे ही सेल भी गया आपका फिर। तो देखो यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में पहले अच्छी बात भी देख लेते हैं थोड़ी सी, ज्यादा डरा दिया अपन ने। मेम्ब्रेनस होता है बेचारा, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। और ये जो होता है फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है लाइसोसोम, फॉर्म्ड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी ऑपरेटर्स। कंटेन क्या करता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम रखता है, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेस। तो अभी बात बताओ, लाइपेज, लाइपेज तोड़ देगा, प्रोटीएजेस, प्रोटीन तोड़ देगा खतरनाक तरीके से, सारा कार्बोहाइड्रेट तोड़ देगा, और एसिडिक पीएच है तो हमारी सेल वैसे ही खत्म। अब देखो फंक्शन क्या है इसका, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का। हमारे जो फालतू के ये जो है ना, ये लाइसोसोम के पास जाता है, लाइसोसोम कहता है अच्छा सेल में आया, मेरे से मिल, मैं हूँ यहाँ का दादा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखता हूँ, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम रखता हूँ, चीर फाड़ देता हूँ, आजा, तो खत्म कर देता है, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करता है। अब देखो वैक्यूल के बारे में बात करूं तो वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में मिलता है। अपन ने देखा था वैक्यूल जो कि 60 से 70% इतना बड़ा था इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लो सेल है तो इतना तो क्या था उसमें, इतना,
अंदर ही अंदर, इतना उसमें वैक्यूल ही था, ज्यादा ही हो गया, हटाता हूँ उसको बदलो। क्लियर है ये सब? एक बार प्यार से देख लेते हैं, देखो एक सेकेंड। चलो, जैसे ये सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है 60 से 70% पार्ट हो गया, ये वैक्यूल का ही हो गया, तो ये क्या आपकी सेल। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सेल के अंदर जो है 60 से 70% पार्ट तो वैक्यूल का ही हो जाता है, और वैक्यूल में कुछ नहीं होता, वाटर वगैरह होता है, ठीक है, नॉर्मल सा है। फंक्शन क्या होता है इन प्लांट? टोनोप्लास्ट, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो ये क्या है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है आयन का, अदर सब्सटेंस का। तो जैसे ये प्लांट की सेल है, मान लो इसके अंदर क्या है? वैक्यूल है, और वैक्यूल जो है, वैक्यूल के ऊपर लेयर होती है, जैसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, और ये टोनोप्लास्ट जो है फैसिलिटेट करता है आयन की मूवमेंट को, ठीक है, और अदर सब्सटेंसेस को। चलो, क्लियर है अभी तक सब? यहाँ पे नीचे दे रखा है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, एस्क्रीशन के लिए होता है अमीबा में, ध्यान रखना आप, अमीबा में जो है एस्क्रीशन के लिए होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इस तरह से होता है, इस तरह, ठीक है। लाइसोसोम क्लियर है, वैक्यूल क्लियर है, आगे चलते हैं सर। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, मार्कर ऑन कर लेता हूँ। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करूं, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या क्या जानते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी बनाता है, ठीक है, क्या करता है? एटीपी बनाता है। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी जो अंदर होती है फोल्डिंग। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? देखो, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दे रखा है आपको, ये यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है आपको आउटर मेम्ब्रेन दे रखी है, ठीक है, तो इसमें कोई भी फोल्डिंग नहीं है आउटर मेम्ब्रेन में। पर जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें देखो ये फोल्डिंग कितनी है, इस तरह से। ये यहाँ पे देखो, मैं एरो करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो फोल्डिंग है, इसको हम कह रहे हैं क्रिस्टिया। ये देखो लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टिया। तो वही यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो तो स्मूथ होती है, पर जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो जो है इनफोल्डिंग्स बनाती है, काफी ज्यादा इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टिया, ठीक है। क्लियर है सर? आउटर मेम्ब्रेन सॉफ्ट है, इनर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिसको हम क्रिस्टिया कहते हैं। आपने डायग्राम में भी बता दिया। अब इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे समझाता हूँ मैं थोड़ा और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, अब जो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, थोड़ी अजीब सी बन गई पर चलेगा। इसके अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह से मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? बीचों बीच मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स। यहाँ पे भी दिखा रखा है, देखो आपको, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं अपन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, ये दिखा रखा है आपको। और इस मैट्रिक्स में क्या चलती है? इस मैट्रिक्स में चलती है क्रेब्स साइकिल। तो हमने देखा था सेल, एक बार मैं बता देता हूँ, ये सेल हमने देखा था, ठीक है। सेल के अंदर हमने साइटोप्लाज्म देखा था। तो साइटोप्लाज्म में तो चलती है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि सेल के साइटोप्लाज्म में तो ग्लाइकोलाइसिस, पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो बीच में मैट्रिक्स होता है उसमें चलती है अपनी क्रेब्स साइकिल, या फिर आप बोल लो सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। चलो आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो फंक्शन, देखो इसके फंक्शन क्या है इसके, यहाँ पर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हम क्या कह रहे हैं कि ये एटीपी बना रहा है, ठीक है। ये जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है। हम माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं बचपन से कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वो तो एटीपी है। क्या एटीपी जो है एनर्जी करेंसी होती है सेल। पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, पावर हाउस है हमारे सेल का, ठीक है। हमारे सेल का पावर हाउस है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। इसके मैट्रिक्स में जो है क्रेब साइकिल चलती है, और इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर जो है स्मूथ होती है, इनर में जो है इनफोल्डिंग होती है। इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टिया कहते हैं, और बीच में मैट्रिक्स होता है। और सबसे खास बात, हमारे बॉडी में हमने बोला था 80 एस राइबोसोम होते हैं। हमने ये बोला था कि हमारी बॉडी में कौन से एस राइबोसोम होते हैं? 80 एस राइबोसोम होते हैं, क्योंकि हमें यूकेरियोट। पर हमारी बॉडी के राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में अगर मैं देखूं तो वो होते हैं 70 एस। ध्यान रखना, हमारी पूरी बॉडी में जो होते हैं 80 एस राइबोसोम होते हैं, पर सेल में अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एस राइबोसोम होते हैं, ठीक है।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s राइबोसोम होते हैं। तो ज्यादा इतराना नहीं कि हम यूकेरियोट है तो हमारे अंदर 80s। ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें 70s ही राइबोसोम होता है। चले, और ये डिवाइड करता है फ्यूजन से। किससे डिवाइड करता है ये? वेट सेकंड में, तो मेरा मार्कर भूल जाता है। ये डिवाइड करता है फ्यूजन से, यहाँ पे लिखा है, ये देखो, इट इज डिवाइडेड बाय फ्यूजन। क्लियर है ये सब? आपको क्लियर है? तो आगे चलते हैं। और ये जो है सोसेज शेप का दिख रहा है आपको, सोसेज शेप का, ठीक है, वैसा ही है। तो डिवाइड होता है फ्यूजन से। बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी। चलो, प्लास्टिड की बात करूँ तो प्लांट में मिलता है। देखो अब यहाँ पे क्या है, फाउंड इन प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में मिलता है, प्लांट सेल में भी मिलता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो ठीक है सर, हमने देखा प्लास्टिड जो है, सबसे पहली बात करें प्लास्टिड की, तो ये है हमारा प्लास्टिड। अभी आपने बोला कि ये 2 जगह मिलता है, तो हमारे प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है, एक हमारे यूग्लिनोइड्स में मिलता है। क्लियर है? अब जो प्लास्टिड है वो 3 तरह का, 1 2 3, 3 तरह का मतलब एक तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, एक हो गया क्रोमोप्लास्ट और एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। ठीक है सर, जो प्लास्टिड होता है वो यूग्लिना में मिलता है, यूग्लिनोइड्स में मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है। 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, डिपेंड करता है पिगमेंट कौन सा है। चलो अब हम देखते हैं सेक्शन व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का अपन सेक्शन व्यू देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, ये तो है स्ट्रोमा, ठीक है, ये स्ट्रोमा है। ये जो है नाम से पता लग रहा है आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है। ये जो जमे हुए लाइन से, ये है ग्रेनम, और ये जो है चपटे टाइप दिख रहे हैं आपको, ये है थैलेकोइड। ठीक है, और ये जो इनके बीच में कनेक्शन है, ये है स्ट्रोमा लेमेन। तो आपको याद रखना है, ग्रेनम जो गोल गोल ऐसे ऐसे गोल पे गोल, गोल पे गोल, इस तरह से गोल, फिर एक पर गोल, फिर गोल, तो ये तो हो गया ग्रेनम। ठीक है, और थैलेकोइड क्या हुआ, ऐसे कटे हुए। ठीक, और स्ट्रोमा लेमेली उन ग्रेनम के बीच में जो कनेक्शन जा रहा है, और एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और स्ट्रोमा जो है खाली स्पेस। तो ये आपको इस सेक्शन व्यू दे रखा है क्लोरोप्लास्ट का, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको कि क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड स्ट्रोमा, हमने देख लिया स्ट्रोमा। फ्लैटेन मेम्ब्रेन हमने देखा थैलेकोइड होता है, जो फ्लैटेन मेम्ब्रेन होता है ये थैलेकोइड है। ठीक है, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है थैलेकोइड में, बिल्कुल सही बात है, क्लोरोफिल तो होगा इसी। और क्लोरोफिल है तभी फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का पार्ट होता है। ठीक है, और इस पे जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तभी तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्लास्टिड हमने देखा कि यूग्लिनोइड प्लांट में मिलता है। प्लास्टिड 3 तरह का, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को फिर अपन ने देखा खोल के। ठीक है, अपन ने देखा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ग्रेनम, थैलेकोइड, स्ट्रोमा लेमेली, और ये स्ट्रोमा, ये सब अपन ने देखा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। राइबोसोम। सर बहुत बात हो गई राइबोसोम की, आता है कोई बड़ी बात नहीं, एक बार हम फिर भी बता देते हैं आपको, आता है आपको पता है। राइबोसोम इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज पलाडे ने, ये नहीं पता था ना? चलो कोई बात। राइबोसोम 2 तरीके से, 70s 80s। एस का मतलब हो गया सेडबर्ग यूनिट। ठीक, तो 70s ये है, एस जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में मिलता है, ये यूकैरियोट्स में मिलता है। और 80s तो है यूकैरियोट्स का, पर यूकैरियोट्स में भी एक जगह 70s मिलता है, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब बात आपको याद होगी तो बात खत्म। और जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चलते हैं फिर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक बात और बोली थी, जो 80 है वो टूटेगा 60-40 में, और जो 70 है वो टूटता है 50-30 में। मतलब 70 की जो सब यूनिट होती है वो 50-30 होती है। मतलब 50 वाली बड़ी है, 30 वाली छोटी, मतलब एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल होती है। सीधी सी बात। तो यही सब है हमने राइबोसोम के बारे में। स्लाइड को क्लियर करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑन कर लेता हूँ, वेट ए सेकेंड, और फिर कंटिन्यू करते हैं स्लाइड को अपन। देखो इस स्लाइड पे आपको क्या बता रखा है, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में बता रखा है। ठीक है, कि सीलिया क्या होते हैं, फ्लैजिला क्या होते हैं। तो देखो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ आपको, जहाँ भी आपको छोटे छोटे देखे ना हेयर लाइक सब्सटेंस, ये तो हो गए सीलिया। और जहाँ आपको बड़े बड़े दिखे इस तरह से, ये हो गए फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जो बड़े बड़े साइज में, सीलिया जो है छोटे होते हैं साइज।
और सीलिया का काम क्या होता है कि पार्टिकल का मूवमेंट कराना। जैसे ये पार्टिकल है तो इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से मूवमेंट कराना, ठीक है। पर फ्लैजिला का काम क्या होता है, फ्लैजिला खुद जो है, जैसे पूरी सेल है तो सेल को पूरी को मूवमेंट करवाती है कौन, फ्लैजिला। और कोई पार्टिकल मूवमेंट करवाना हो तो कौन आता है, सीलिया। तो छोटे छोटे सीलिया होते हैं पार्टिकल मूवमेंट के लिए, और फ्लैजिला जो है बड़े बड़े होते हैं, इस तरह से बड़े बड़े होते हैं, और ये खुद ही मूव करवा देते हैं पूरी सेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो कहाँ है अपना मार्कर, ये रहा। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको कहा, विच वर्क लाइक ओर, विच हेल्प इन मूवमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सीलिया जो है छोटे होते हैं, पार्टिकल की मूवमेंट में काम आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला आर लॉन्गर, दिख रहा है, मैंने बता रखा आपको, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। ये भी मैंने आपको बोल दिया कि जो फ्लैजिला होते हैं बड़े होते हैं और सेल की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ये जो फ्लैजिला होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, ये जो कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कोर होता है उसको हम कहते हैं एक्सोनीम। क्या कहते हैं हम इस कोर को, इस कोर को हम कहते हैं एक्सोनीम, जिसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। क्लियर है, एक बार क्लियर कर लेते हैं स्लाइड को, फिर एक बार और समझ लेते हैं। चलो, तो अपन ने क्या देखा, अपन ने सिंपली ये देखा सीलिया और फ्लैजिला। अपन ने देखा सीलिया जो है छोटे होते हैं, फ्लैजिला जो है बड़े होते हैं। और सीलिया जो है मॉलिक्यूल के मूवमेंट में काम करते हैं, स्मॉल है और हेल्प इन मूवमेंट। और अगर मैं फ्लैजिला की बात करूँ तो बड़े होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। और यहाँ पे जो होता है ये कवर्ड होते हैं, फ्लैजिला जो बड़े होते हैं ये कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इसके बीच में जो कोर होता है उसको हम एक्सोनीम कहते हैं, जहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल। अब देख लेते हैं इस डायग्राम को, फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे है, सबसे पहले आपको बीचों बीच दे रखा है सेंट्रल शीट। क्या दे रखा है, सेंट्रल शीट। ये जो आपको लाल कलर से इस तरह से क्यों बना रखा है, ये है आपका सेंट्रल शीट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है, सॉरी, यहाँ पे आपको दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और यहाँ पे आपको दे रखा है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है सर। यहाँ पे जो है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, बाहर का जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बीच का जो है सेंट्रल शीट। बीच का क्या है, सेंट्रल शीट, बाहर का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो एक सर्कल्स दे रखे हैं ये क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। इसी का अरेंजमेंट होता है 9+2, सॉरी, ठीक है। और इसका भी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का भी यहाँ पे दे रखा है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है रेडियल स्पोक। ये हल्का सा आपको जो दिख रहा है ये है रेडियल स्पोक। यहाँ पे जो इंटर डबल लेट ब्रिज होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, वेट सेकंड में दिखाता हूँ आपको। ये जो ब्रिज है ये छोटे छोटे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, तो ये क्या है, इंटर डबलेट ब्रिज है, ठीक है। तो एक बार क्लियर कर देता हूँ और डायग्राम रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले अपन ने देखा सेंट्रल शीट, फिर अपन ने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर अपन ने देखा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और देखा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एक तो पेरीफेरी पे माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये गोल, और एक ये है सेंटर में, एक तो ये सेंटर में हो गए और एक ये जो है पेरीफेरी पे, ठीक। फिर उसके बाद अपन ने देखे छोटे छोटे कनेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो ये अलग से आ रहा है इसको हमने बोला रेडियल स्पोक। ये सब आपको मैंने बता दिया, क्लियर होगा आपको आई होप, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है, देखो फिगर 8.10 एनसीईआरटी का मैंने एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे, सेक्शन ऑफ फ्लैजिला सीलिया, ठीक है। जैसे पहला जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का है और दूसरा जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का है तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। और ये तो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रखा है बी में। चलते हैं आगे, न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं, क्रोमेटीन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट क्या है अभी मैं समराइज करूंगा जब बता दूंगा, पर एक बार अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो मार्कर मार्कर मार्कर, न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। विथ डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर कोर, हैज क्रोमेटीन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलाइट। अगर मैं बात करूं ये है हमारा बड़ा सा न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल नहीं है, ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको मैंने बड़ा करके दिखाया। अब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। सब जगह क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है, ये तो है न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, NU है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बीचों बीच सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो, यहाँ पर बीचों बीच, ठीक है। तो अब देखो
डबल मेम्ब्रेन होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन, इसको डबल मेम्ब्रेन कर देते हैं हम ये, ठीक है। न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं। अब यहाँ पे जो है इस तरह से न्यूक्लियर पोर बने होते हैं। एक बार डायग्राम वापस बना देते हैं, नीट एंड क्लीन बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, लाइन से बनाते जाते हैं। डेफिनेशन समझते हो तो आप क्लियर भी हो जाएगा, डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, डायग्राम भी याद। और ये वाला डायग्राम आपको बनाना भी रहेगा। देखो सबसे पहले आपने बनाया ये है न्यूक्लियस, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस बना दिया आपने डबल मेम्ब्रेन। कलर चेंज कर लेते हैं, आ गया मार्कर ये। अभी अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म भरा पड़ा है, ठीक है। वापस कलर चेंज करते हैं, न्यूक्लियस समझ में आ गया, न्यूक्लियोप्लास्ट समझ में आ गया। अब यहाँ न्यूक्लियस में क्या होता है कि एक पोर होते हैं, इनके जो मेम्ब्रेन होती है ना, इनके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियोपोर होते हैं इस तरह से। 1050 नैनो माइक्रोमीटर के होते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा डेफिनेशन में यहाँ पे, विथ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर पोर बना दिए, क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म की बात चल रही है, ठीक है, और बीचों बीच होता है न्यूक्लियोलाइट। एक सेकेंड, ये जो बीचों बीच होता है यहाँ पे, ये होता है न्यूक्लियस। तो हमने देखा सबसे पहले क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है सर, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस बना दिया। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और जो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस बनाया था, जैसे मान लो एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये जो डबल मेम्ब्रेन बनाया था, इसके बीच में जो है पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं, ठीक है, वो हमने बना रखे ग्रीन कलर से। और बीचों बीच जो है हमने बना रखा है न्यूक्लियोलाइट, क्या बना रखा है, न्यूक्लियोलाइट, जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस। अब जो क्रोमेटिन होता है यहाँ पे, उसका मतलब क्या होता है कि डीएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन, ठीक है, डीएनए के साथ नॉन स्टोन प्रोटीन, क्लियर है, वो है क्रोमेटिन। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, फिर आगे चलते हैं। इरेजर से करते हैं इस बार, चलो क्लियर होते जाओ, आगे बताएंगे, इसको तो बना रहे हैं हम लोग। चलो चलो चलो, मार्कर ऑन करते हैं। अब देखो, ये देखो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है बीचों बीच न्यूक्लियोप्लाज्म, बीचों बीच न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस बना रखा है, ये न्यूक्लियोलस बना रखा है, ये जो डॉट डॉट में बता रहा हूँ मैं, ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है ये, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है, जो कि दिखा तो नहीं रखे पर मैंने आपको दिखा रखे हैं, और बारी बार जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है दो होती है, फिर उसमें न्यूक्लियर पोर होता है, अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, फिर बीचों बीच न्यूक्लियोलाई होता है, सब कुछ क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो क्रोमोसोम दे रखा है आपको, ये जो दूसरे स्ट्रक्चर में, वेट सेकंड चलते हैं इसके पास, ये देखो यहाँ पे ये जो बता रखा है आपको, तो ये जो है क्रोमोसोम में क्या होता है, एक काइनेटोकोर होता है, हर क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा, प्राइमरी कोस्ट्रक्शन कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो अभी क्रोमोसोम देखेंगे जब देखते हैं, चलो अगले स्लाइड पे। अब देखो ध्यान से देखना, ये पार्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अच्छे को समझ में नहीं भी आता है, तो आपको ध्यान से समझना है, आपका काम है समझना, मेरा है समझाना, तो ध्यान से समझ। चलो ब्लू से ही समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात करी क्रोमोसोम की ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे मैं क्रोमोसोम को समझाऊंगा, ठीक है। एक होता है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक का मतलब होता है कि मिडिल में सेंट्रोमियर, जैसे देखो ये जो सेंट्रोमियर है ये कहाँ पर है, मिडिल में है, तो ये हो गया मेटासेंट्रिक, ठीक है। एक होता है सब मेटासेंट्रिक, मतलब सेंट्रोमियर जो है एक एंड पे है, देखो सेंट्रोमियर जो है एक एंड पे है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि सेंट्रोमियर की बेसिस पे हम पता करते हैं कि क्रोमोसोम कौन सा है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है। एक बार और अच्छे से समझो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में हमने क्या देखा कि मिडिल सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर होता है, जैसे ये राइबोसोम बनाया तो सेंट्रोमियर जो है मिडिल में होगा इसे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सब मेटासेंट्रिक, जो सेंट्रोमियर होता है वो एंड पे होता है क्रोमोसोम के। फिर हमने देखा एक्रोसेंट्रिक, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो क्लोज एंड पे होता है। और एक होता है टीलो, टीलो मतलब टर्मिनल, बिल्कुल टर्मिनल पे होगा, ठीक है।
यहाँ पे देखो, एक तो बीच में है आपका सेंट्रोमियर, ये दे रखा है, ये तो बीच वाला हो गया, ये हो गया मेटा, ये हो गया सब मेटा, ठीक है, ये हो गया एक्रो, और ये हो गया टीलोसेंट्रिक जो कि बिल्कुल टर्मिनल पे, एंड पे। तो इस तरह से आप क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि मेटासेंट्रिक कौन सा, सब मेटा कौन सा, एक्रो कौन सा, टीलोसेंट्रिक कौन सा। क्लियर है? अब देखो सैटेलाइट, सम क्रोमोसोम, नॉट एवरी, देखो यहाँ पे पहले मैंने बता रखा है, सम क्रोमोसोम हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट ए कांस्टेंट लोकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम पे जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए, यहाँ पे अपीयरेंस जो होता है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, तो ये था आपका क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये आपका पूरा चैप्टर हो गया, एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, समराइज कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ, फिर समराइज करना स्टार्ट करते हैं अपन। रेड मार्कर इज द बेस्ट, ये मैंने ऑन कर लिया। सबसे पहले अपन ने देखा सेल के बारे में कि सेल जो होती है स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि जो सेल थ्योरी होती है वो दी थी चिल्ड्रेन और श्वान ने। ठीक, फिर सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था रूडोल्फ विक्रो ने। ठीक, इन्होंने बोला था कि जो ऑल सेल है, जितनी भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है, मतलब कोई ऐसा नहीं डायरेक्ट आ गई कि हाँ सेल बनी है तो पुरानी सेल से नई सेल बनी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि ऑल लिविंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल और उसके प्रोडक्ट। जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हम हैं, हम जो हैं किससे बने हैं, सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। और जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है, जैसे मान लो ये नई सेल है तो ये कहाँ से आई है, ये पुरानी वाली सेल से ही नई सेल बनी है, तो जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोट्स वगैरह की बात करी थी कि प्रोकैरियोट्स कौन होता है, जिसमें न्यूक्लियस अच्छा नहीं होता, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसमें ऑर्गेनल बाउंड जो है मेम्ब्रेन, जो है मेम्ब्रेन नहीं होती ऑर्गन्स पे, ऑर्गेनल्स पे जो कि सेल के अंदर है। ठीक है, वो सब क्या थे, प्रोकैरियोट, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोकैरियोट। उसका अपन ने एग्जांपल देखा था बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब। फिर अपन ने इस पेज पे देखा था आरबीसी का डायग्राम, ये रहा आरबीसी, एक सेकंड मेरा मार्कर, ये आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, ये कॉलमनर सेल, अलग अलग तरह की सेल देखी थी अपन ने, ये नर्व सेल, ये ट्रैकेड वाली सेल, ये मेसोफिल सेल। उसके बाद अपन ने देखा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में बस देखा जो स्टैनिंग हो जाए, नेगेटिव ना हो। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने बताई थी, ये रही। यूकैरियोटिक मैंने बता दी। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रेस्पेक्ट में, जैसे ज्यादा से कम, तो बिना एटीपी कंजप्शन जा रहा है ज्यादा से कम, पर अगर वहीं मैं कम से ज्यादा सेंड करना चाहूँ तो वहां पे लगेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी का कंजप्शन होगा। ये रहा। ठीक है, अब देखो, ये मैंने आपको डायग्राम बताया था, फिर मैंने आपको बोला था इसमें आपको क्या याद रखना है, कहाँ गया मेरा मार्कर, हाँ मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको साइज याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल एनवेलप फिर हमने देखी थी सेल अच्छे से, हमारी वाली, ये हमारी सेल है जिसमें मैंने आपको एक एक से मिलवाया था, बार मार्कर। हमने देखा माइक्रोविलाई, फिर देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर देखा सेंट्रियोल, पैरोक्सिज्म, लाइसोसोम जो कि एसिडिक एंजाइम रखता है, राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाता है, साइटोप्लाज्म जो कि विस्कस फ्लूइड है, ट्रांसपोर्ट करता है अपने सेल ऑर्गेनल्स को, न्यूक्लियस जो कमांड सेंटर है। फिर अपन ने देखा न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियस जो है दो मेम्ब्रेन से बनता है, उनके बीच में न्यूक्लियोपोर होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, बीचों बीच होता है न्यूक्लियोइड। उसके बाद क्या रहा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड बनाता है, और इधर गोल्जी अपरेटस है जो कि पैकेजिंग का काम करता है और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाता है। क्लियर है? ये देखो एकदम फ्लो में याद होना चाहिए आपको सब। थ्योरी वगैरह देखी, फ्लैजिला सीलिया की कोई बड़ी बात नहीं है। यूकैरियोटिक सेल देखी, फिर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अपन ने देखा था सिंगर एंड निकोलसन ने दी है 1970 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ने बोला क्लासिफाइड नेचर ऑफ लिपिड, अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन लिपिड बाइलिंग। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, किसी पार्ट को अंदर आने देती है, किसी मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देती, उसकी इच्छा है। फिर ये सेल मेम्ब्रेन का अपन ने डायग्राम देखा था कि हाँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, तो इंटीग्रल प्रोटीन है बीचों बीच, इस तरह से पेरिफेरल प्रोटीन आ रहा है, उसके ऊपर शुगर अटैच है, इधर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इधर की बात करूँ तो पेरिफेरल प्रोटीन है, इधर शुगर है। ठीक है, इधर की बात करूँ तो ये कोलेस्ट्रॉल। क्लियर है? ये इंटीग्रल प्रोटीन। चलते हैं सेल वॉल की बात करी कि सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, सब अपन ने देखा। सेल वॉल देखिए एल्गी की, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनास, और जो देखा फिर अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट।
उसके बाद मिडिल लेमला देखा जो कैल्शियम पैक्टेट से बना है, ध्यान रखना कैल्शियम पैक्टेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट मत कर देना। फिर अपन ने देखा प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, जो कि नाइब्रिंग सेल को कनेक्ट करता है। फिर ये अपन ने देखी प्लांट की सेल, क्योंकि कैसे पता लगा, एक तो क्लोरोप्लास्ट है और एक सेल वॉल है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ, रफ में अपन ने देखा कि राइबोसोम अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो प्रोटीन बनाएगा। स्मूथ में नहीं है राइबोसोम अटैच, तो लिपिड बनाएगा। उसके बाद अपन ने देखा गोल्जी ऑपरेटर्स, अपन ने देखा था दो तरह से, सिस फेज, ट्रांस फेज। सिस को हम बोल रहे थे फॉर्मिंग फेज, ट्रांस को बोल रहे थे मैच्योरिंग, और सिस जो था कॉन्वेक्स था, और जो मैच्योर वाला ट्रांस था वो कॉनकेव था। उसके बाद बात कर रहे हैं लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम जो है एसिडिक पीएच रखता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम रखता है, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, सुसाइडल वेग है, ठीक है, और इंटरसेलुलराइजेशन के काम आता है। वैक्यूल की बात करूँ तो वैक्यूल जो है इस तरह से पूरा, अगर ये सेल है तो इतना पार्ट तो वैक्यूल का ही होगा, 60-70% पार्ट जो है वैक्यूल कवर करके रखती है, और वैक्यूल के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी होता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, और ये टोनोप्लास्ट जो है फैसिलिटेट करती है आयंस के जो ट्रांसफर है उसको। और एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है एक्सक्रीशन के लिए अमीबा में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी जानते हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन पे फोल्डिंग होती है जिसको हम क्रिस्टिया कहते हैं, और यहाँ पे जो है ये जो है डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये सब अपने को देखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। आगे चलते हैं प्लास्टिड के बारे में। हमने देखा कि प्लास्टिड जो है हमारी प्लांट सेल में मिलता है, एक सेकंड में ऊपर जाता हूँ पहले तो। प्लास्टिड जो हमारी प्लांट सेल में मिलता है, यूग्लिनोइड्स में मिलता है, तीन तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम जो कि सिक्कों की तरह अरेंज है एक के ऊपर एक, फिर थैलेकोइड देखा, स्टोमा लेमेली जो कि चपटे हैं इस तरह से, और ये स्टोमा खाली चलते। चलो आगे हमने देखा राइबोसोम दो तरह से देखा, इसको भी एक बार देख लेते हैं, 70S 80S। एक सेकंड इसको मैं क्लियर करता हूँ सही से देखा। राइबोसोम को हमने देखा दो तरीके से, 70S 80S। 80S को हमने देखा 60 और 40 होते हैं इसमें, और 70S को हमने देखा कि 50 और 30 यूनिट्स होते हैं। एक स्मॉल यूनिट है, एक बिग यूनिट है। तो वैसे यहाँ पे बता रखा है कि स्मॉल कहाँ पर है, ये रहा स्मॉल, ठीक है, और ये रहा लार्जर, ठीक। अब उसके बाद हमने देखा कि राइबोसोम जो होता है 80S जो है यूकेरियोट्स में मिलता है, ठीक है, ये जो है यूकेरियोट्स में मिलता है, पर यूकेरियोट्स में भी 70S होता है, कहाँ पर बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सॉसेज शेप का होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं आगे, सीलिया फ्लेजिला की बात करें कि सीलिया जो है छोटे होते हैं, फ्लेजिला जो है बड़े होते हैं। सीलिया जो है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लेजिला खुद सेल का ही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फ्लेजिला के अंदर पोर होता है जिसको हम एक्सोनिम कहते हैं, जहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट होता है मैक्रोट्यूब। आगे चलते हैं, उसके बाद बात करें न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस तो काफी ज्यादा हमने देखा भी था, न्यूक्लियर कोर और दो मेम्ब्रेन का होता है, बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। उसके बाद करिए क्रोमोसोम की, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की, अगर बीच में है तो मेटा, थोड़ा ऊपर है तो सब मेटा, थोड़ा और ऊपर है तो एक्रो, और सबसे अगर टर्मिनल पे है बिल्कुल ऊपर ही ऊपर है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, आपको एक सेकंड बता देता हूँ, वेट एक सेकंड, ये यहाँ पर सबसे ऊपर ही ऊपर, तो ये हो गया टीलो। सैटेलाइट जो है हर किसी में नहीं होता, कुछ क्रोमोसोम में होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट, ये रहा, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर, एक बार देख लेना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एनसीईआरटी के डायग्राम देख लिए, एनसीईआरटी के मेन पॉइंट देख लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सारी थ्योरी आप लिख सकते हो, आपको बहुत नॉलेज है अब सेल की। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और अगर क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी के डायग्राम हो गए, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, तो फिर आपको सेल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। मेरा नाम है शुभम गुप्ता, बने रहिए, जुड़े रहिए एजुग्रोन चैनल के साथ। आई होप आपको मैं और बेटर एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा आने वाले टाइम। थैंक यू।